मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक मैं समझती हूँ कि बापू से बड़ा कोई किसान क्या होगा। चंपारण में जो उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, उससे पहले वे जब विदेशी भूमि में दक्षिण अफ्रीका में थे, फीनिक्स आश्रम में थे, वहीं पोलाक उनके साथ थे। एक दिन पोलाक का पत्र आया कि मध्य प्रांत के, हिंदुस्तान के मध्य प्रांत के राजा बेंजामिन रॉबर्टसन अपने मंत्री स्लेटर के साथ 2:30 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। राजा ने कल्पना की थी कि मैं इतना बड़ा सत्ताधीश, मुझे फीनिक्स आश्रम तक ले जाने के लिए कोई बढ़िया गाड़ी आएगी। लेकिन हुआ ये कि पोलाक ने बताया कि आश्रम की कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, और आश्रम में सब काम हाथ से होता है, इसलिए पैदल ही चलना पड़ेगा। और वे उन्हें बातचीत करते करते आश्रम में ले आए। बापू जिस कमरे में रह रहे थे, उस कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर के उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। उसके बाद उनके स्वागत के लिए उन्हें बिठाया और फीनिक्स आश्रम में उन्होंने अपने साथियों के साथ ही बहुत सारे फलों के पेड़ लगाए हुए थे। वे अनानास, संतरा, केला, पपीता, नारंगी और आम, इतने वो ताजे फल तोड़वा करके उन्होंने उनके सामने रख दिए। आश्रमवासी हैरान हो रहे थे, इतना बड़ा मेहमान और उसके लिए ये कुछ। बापू ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि देखिए, अपनी मेहनत से उपजाए हुए ये जो फल हैं, इनसे ज्यादा अच्छा सत्कार मैं आपका क्या कर सकता हूं, कृपया इन्हें ग्रहण कीजिए। उन्होंने वे फल तो खाए ही, लेकिन जब आम खाया तो उन्हें इतना स्वादिष्ट लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा आम तो मैंने कभी खाया ही नहीं, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट। बापू ने कहा, एक तो यहाँ की जमीन में मिठास है, दूसरी बात यह है कि हमारे पसीने की मिठास इसमें मिल गई, और जो प्रेम है उसकी मिठास के कारण ये बहुत ही मीठा आपको लग रहा है, आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उन्होंने खूब तारीफ की और वे तारीफ करके वो खाया और बापू का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद बापू ने उन्हें कहा कि आश्रम में जो प्रेस और पुस्तकालय है, ये सब भी आपको दिखाने में चलता। मुझे क्षमा कीजिएगा, मिसेस गांधी बीमार हैं, इसलिए पोलाक आपको ये सब दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हाँ मैं भूल गया मिसेस गांधी के बारे में पूछना, उनकी क्या हालत है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बापू ने कहा, आइए, ये साथ के कमरे में ही हैं। वो आए, उन्होंने देखा कोई पलंग नहीं है, 2 तख्ते जोड़ करके ऊपर कंबल बिछाया हुआ है और ऊपर चादर बिछाई हुई है, उस पर बीमार माँ लेटी हुई है। उन्होंने नमस्कार किया। वो देख करके हैरान हो गए कि
विश्व में इतना नाम, इतनी सादगी। फिर बापू ने कहा कि आपको आश्रम का पूरा मुआयना करवाने में चलता, क्योंकि मिसेस गांधी बीमार हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप इनके पास रहिए, तो मैं पोलाक को आपके साथ भेजता हूँ। पोलाक गए, उन्होंने पुस्तकालय, प्रेस, सब कुछ दिखाया। वो इतनी सादगी, इतना स्वावलंबन, यह सब देख करके दंग रह गए। ऐसा व्यक्ति। और फिर देख करके जब वो वापस आए बापू से मिलने, बापू फिर अपने कमरे के द्वार पर खड़े थे और वहीं से उन्होंने, बापू ने उनका जोरदार धन्यवाद किया और कहा कि विनम्रता से कि आपने जो हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, जो कुछ मैंने दिया आपने उसको जिस प्रेम पूर्वक ग्रहण किया, मैं उसके लिए आपका बड़ा ही धन्यवादी हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, तो पोलाक आपको ले जाएंगे। वो बेचारे सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा मेहमान, फिर पैदल जाना होगा। वे फिर पैदल गए डरबन तक, वहाँ से गाड़ी पकड़ी। तो उन्होंने जाते समय ये लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य का यदि कोई सबसे भयंकर शत्रु है तो वो मिस्टर गांधी है। गांधी जी को तो इन बातों की परवाह ही नहीं थी। लेकिन गांधी जी चंपारण में जाने से पहले ये प्रमाणित कर दिया था उन्होंने कि एक स्वाभिमानी किसान क्या होता है, एक कुशल किसान क्या होता है। सब आश्रमवासी भयभीत थे कि बापू क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना आत्मविश्वास, यदि आज के किसान को बापू का ये मार्ग मिल गया होता और ऐसा स्वाभिमान होता, तो वह कृत्रिम खाद, कीटाणुनाशक औषधियां, इन सब का प्रयोग करके वह फलों को, सब्जियों को, सारे खाद्यान्नों को प्रदूषित न करता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो ये है कि गांधी जी का वो जो रास्ता है, हम गांधी जी को नमन कर रहे हैं और इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। उनके रचनात्मक कार्य जो हैं उन पर विचार बड़े बड़े जो आचरणीय हैं उनके सुन रहे हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गांधी जी का पथ क्या है। और कोरोना ने ये दिखा दिया कि गांधी जी का रास्ता ही सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक टॉपर लड़का है, अंतिम वर्ष की परीक्षा थी, वह कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में रहता है, उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसके पिता के पास जमीन है, वहां जा करके उसने माता पिता के साथ खेती का काम शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि मुझे इस पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही, मुझे ये काम इतना अच्छा लग रहा। और माता पिता भी प्रसन्न हो गए, जो बच्चा पढ़ाई के कारण हमसे बिछुड़ गया था, आज फिर वह हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से और बहुत से बच्चे हैं। अभी अभी एक प्रश्न आया था कि गांधी जी के सब रचनात्मक काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक चरखा नहीं चलेगा तब तक रचनात्मक काम जो हैं वो कैसे होंगे। और ये जो चरखा है, जब किसान के पास फसल का काम नहीं होता तो उसका परिवार
चरखा चलाता है, वो कपड़ा बुनता है, वो सारे ग्रामोद्योगों का काम करता है, और हजारों ही लोग किस प्रकार से वे पुनः अपने गांवों में चले गए। और चल जाते हुए उन्होंने ये कहा, अब हम कभी शहर नहीं आएंगे, यहाँ वे भूखे मर रहे थे, गांव हमको रोटी तो देगा। जिनकी थोड़ी जमीन है, सरकार को क्या करना है, उनकी जमीनें लेकर के वहां मॉल खड़े कर रहे हैं। अगर सब बापू को विश्व याद कर रहा है तो उन्हें किसान को बचाना है। वो खेती, हर किसान हैं, उनको मुआवजा दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। ये नहीं करना है। बापू का पथ अपनाए बिना ये देश जो है, क्या विश्व भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत ने ये कहा है, देख रहा हूं शुभ्र चांदनी का सा निर्झर, गांधी युग अवतरित हो रहा जन धरणी पर। दिनकर कह रहे हैं, बापू लौटो, या देश तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। आज हवा गंदी, पानी गंदा, खाद्यान्न प्रदूषित, हम कैसा जी रहे हैं जीवन, ये भी कोई जीवन है? बापू हमको जी करके और अपने साथ इतने लोगों को लगा गए कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। हजारों लोग उनके साथ लग गए, देश विदेश के। वो पथ जो है, उसकी चेतावनी देने के लिए कि उसी पथ पर आपको चलना है। कोरोना का महासंकट आया है। अगर हम कोरोना के इस महासंकट से नसीहत लेकर के और चरखे को पकड़ लें तो चरखा समस्त रचनात्मक कार्य रूपी सौर मंडल का सूर्य है, तो किसान भी बच जाएगा, मजदूर भी बचेगा, और ये देश जो है, इस देश के अनुकरण से विश्व भी यही सीखेगा। ग्रेग ने यही कहा था कि अगर दुनिया चक्की और चरखे को भुला देगी तो मनुष्य को फिर से इसका ईजाद करना होगा।